प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 28 नवंबर है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि। एक महान समाज सुधारक को याद करने का दिन। अपनी बात शुरू करेंगे संत कबीर की वाणी से। कबीरदास ने कहा था, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। यानी कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। दोस्तों, महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं को लेकर यही हो रहा है। कबीर ने पाखंड पर चोट करते हुए कहा था कि तुम्हारी कथनी और करनी में भारी अंतर है, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। आज मुंह में राम और बगल में छुरी की कहावत चरितार्थ हो रही है। ओबीसी को वोट बैंक समझने वालों की जुबान पर ज्योतिबा फुले हैं, लेकिन बगल में पाखंड की पोथी है। आज की यह वीडियो बड़े गौर से सुनने जैसी है। विशेषकर ओबीसी, एससी और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने वाले वर्ग की ओर से शूद्र कही गई जातियों की आंखें खोलने वाली है। हम यह स्पष्ट कर दें कि हम जातिवाद के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए जातियों व वर्ण व्यवस्था का सहारा लेना पड़ रहा है। हम आज महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर यह बताएंगे कि किस तरह आज उनकी शिक्षाओं को भुलाकर उन्हीं के अनुयायी पाखंड को अपना रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जहां कहीं भी ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद का उपयोग हो तो समझ लेना ये सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं है। आज की जो जातिवादी व्यवस्था में ब्राह्मण है, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कमा कर खा रहे हैं, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, जो पाखंड नहीं फैला रहे, अपने पसीने की कमाई खा रहे हैं। उनका उतना ही आदर है जितना एक कमाई खाने वाले दूसरे किसी वर्ग के व्यक्ति का, जितना किसी मेहनत कश का। उन ब्राह्मण के प्रति न कोई दुर्भावना है और न ही कोई उनके प्रति यह टिप्पणी की जा रही है। आगे वीडियो में जहां कहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जिक्र हो, उसे केवल पाखंडी ब्राह्मण से जोड़कर देखा जाए, जो धर्म का डर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, आज किसी को जनेऊधारी बनने की होड़ है तो किसी को किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर मनौती मांगने की। कोई बेटा मांग रहा है, कोई वास्तु के चक्कर में फंसकर अपने नए घर को तोड़ रहा है, तो कोई अपनी मशीनों में शुभ अशुभ लोहा देख रहा है। किसी को कोई मोबाइल नंबर शुभ लग रहा है तो किसी को किसी कार के नंबर लकी लग रहे हैं। आप जिस भी टेलीविजन को खोलेंगे तो अधिकांश में कोई ज्योतिषी बैठा हुआ पूरे दिन पाखंड फैलाता रहता है। वह बताएगा कि किस रंग का क्या पहनना चाहिए, किस रंग का कड़ा होना चाहिए, किस रंग का पदार्थ दान करने से कष्ट कट जाएंगे। लेकिन इस चैनल वालों को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं को मानने वालों को इन चैनल वालों को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये जवाब नहीं मिल रहा है। ज्योतिबा फुले इसी सोच को बदलने के लिए जिए थे। उन्होंने पूरी उम्र पाखंड, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हर इंसान को शिक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भी आप देखते हैं किस तरह अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग को हेय दृष्टि से देखा जाता है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका जन्म उस दौर में हुआ था जिस दौर में समानता की बात कहना और पाखंड पर चोट करना हिम्मत की बात समझी जाती थी। उन्होंने उस दौर में नारी शिक्षा की शुरुआत की, जब हमारे समाज में नारियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, बेटियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। उन्होंने उस समय छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जब दलित वर्ग के लोगों को गली से निकलने पर अपने पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी। आज बड़ी चालाकी के साथ जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्योतिबा ने कहा था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले उसके मन से डर निकालना होगा, अज्ञानता निकालनी होगी, उसे शिक्षित बनाना होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम काल्पनिक देवी देवताओं से डरे हुए हैं। हमें घर में अपने माता पिता से अधिक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लड़कों के, पाखंडी लड़कों के चरण छूना अति प्रिय है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुट्टुपार्थी के उस सत्य साईं बाबा के दरबार में जाते हैं जिसने पूरे जीवन पाखंड फैलाया, जो एक छोटे से जादूगर थे, हाथ की चालाकी से भभूत आदि निकालते थे। हमारे नामी क्रिकेटर उनके भक्त बन गए, नामी अभिनेता उनके भक्त बन गए, उनके पास जाना शुरू कर दिया। कारण केवल धर्मभीरुता रही, चमत्कार को नमस्कार करना रहा, हाथ की चालाकी को चमत्कार समझना रहा। इन्हीं बातों को देखकर ही तो दोस्तों हम कहते हैं, मुंह में ज्योतिबा फुले और बगल में पाखंड की पोथी। यही आज का जमाना है, यही आज का सच है। हम कई बार समझा चुके हैं कि चमत्कार तब तक चमत्कार लगता है जब तक उसके पीछे का विज्ञान समझ में न आए। जिस दिन विज्ञान सामने आता है, चमत्कार भाग जाता है, आंखें खुल जाती है। ज्योतिबा फुले ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को आगे किया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें दूसरों को पढ़ाने के लिए आगे किया। वही भारत की पहली महिला अध्यापक बनी। उन्हीं की बदौलत आज देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है।
इससे पहले की कांग्रेस सरकार और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़कियों को शिक्षित बनाने के लिए निश्चित रूप से अच्छा प्रयास किया है। उस प्रयास की हम अनदेखी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हमारा मुद्दा अंधविश्वास पर केंद्रित है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन लोगों के पास सत्ता की ताकत है, जो मंच से उनके नाम के नारे लगाते हैं, ज्योतिबा फुले के नारे लगाते हैं, वही लोग उनकी शिक्षाओं को सबसे पीछे छोड़ देते हैं। आज नेता बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, रैली में उनके नाम के नारे लगाते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन फुले की समानता, न्याय और शिक्षा वाली सोच वो सिर्फ भाषणों में ही दिखाई देती है, जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। बड़े बड़े नेता और जातियों के तथाकथित ठेकेदार यदि 1% भी ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं में विश्वास रखते तो अखबारों के पन्ने जाति आधारित हिंसा की खबरों से न भरे होते, लड़कियों पर इस तरह अत्याचार नहीं हो रहे होते, राजनीतिक पार्टियां किसी दलित की हत्या के मामले को अपना कोर वोट बैंक बनाकर उस पर अपनी रोटियां न सेक रही होती। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि समाज तभी सुधरेगा जब नेता नहीं जनता जागरूक होगी, लेकिन आज नेता जनता को जागरूक नहीं बनने दे रहे। वह चाहते ही नहीं कि जनता जागरूक हो, इसलिए वे फुले का नाम लेते हैं लेकिन फुले की बातों को अपनाते नहीं और न ही दूसरों को अपनाने देते हैं। हर साल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए जाते हैं, आज भी चढ़ाए गए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगह जगह उन्हें याद किया गया। ये कहा गया कि महात्मा सर्व समाज के होते हैं, लेकिन हमने इस महान विभूति को केवल सैनी समाज का बनाकर छोड़ दिया है, कुछ जातियों का बनाकर छोड़ दिया है। फुले का संदेश था, जो दबे कुचले हैं उन्हें आगे लाओ, लेकिन आज की राजनीति दबे कुचलों को उठाने के बजाय उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री ने दलित के घर खाना खाया, फला मंत्री ने दलित के घर खाना खाया, ये खबरें बनती है। कितना शर्मनाक है। इस तरह की खबरें दिखाने वाले भी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। कभी आपने इस तरह की खबरें सुनी है कि प्रधानमंत्री ने स्वर्ण के घर खाना खाया? इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि दलित दलित ही है, वह समाज की मुख्य धारा में आज भी नहीं आए हैं। उनका इस्तेमाल वोटों की फसल काटने के लिए किया जाता है। ज्योतिबा फुले ने अंधविश्वासों पर करारी चोट की थी, खासकर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर। ब्राह्मणवाद को चुनौती देकर उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। समाज का काम अंधविश्वासों का खंडन करना था, तार्किक सोच को बढ़ावा देना था। लेकिन अब अगर कोई तर्क देकर पाखंड पर चोट करना चाहे, किसी मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल की आलोचना करना चाहे, तो उसे आस्था पर चोट कहकर चुप करा दिया जाता है। हो सकता है कट्टरवादी उसका गला ही रेत दे। कुछ दिन पहले कांवड़ पर एक टीचर ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए तो पाखंडियों ने जमीन आसमान एक कर दिया। आज की सत्ता धर्म पर नहीं चल रही, बल्कि धर्म के नाम पर चल रही है, धर्म का डर बढ़ा रही है। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को खारिज किया था। उन्होंने दलित, पिछड़ा व स्वर्ण सबको एक समान बताया था। बताया कहना भी उचित नहीं है, बताया नहीं था बल्कि है ही समान। लेकिन कुछ लोग आज भी अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हीन मानते हैं, जबकि हकीकत में जाति व धर्म की संकीर्णता मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, मानवता का दुश्मन है। धर्म का कोई नाम नहीं होता। धर्म तो एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखने, समानता से जीने, मानवता की सेवा करने, करुणा भाव के साथ प्राकृतिक व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने, इन चीज़ों का नाम धर्म है। सत्य का नाम धर्म है। सत्य ही सनातन है। सनातन का अर्थ ही यह है जो शाश्वत है, जो सदा चला आया है। सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, हम हैं, सभी सनातन ही तो है। इसमें जो हमने विभाजन किया है वह सनातन नहीं है, वह सनातन के नाम पर पाखंड है। धार्मिकता के नाम पर फैले पाखंड देखकर ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में इस सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसकी नीतियों को लेकर हमने जिक्र किया है। इस समाज का उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों, पुरोहितवाद और स्त्री पुरुष असमानता से समाज को मुक्त करना। इसके लिए उन्होंने लोगों को शिक्षित करने और अंधविश्वासों से बाहर निकालने के लिए तर्क को बढ़ावा दिया। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार माना। लेकिन आज की शिक्षा भी पाखंड आधारित होने जा रही है। कहीं पर गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवाज उठ रही है, तो कोई बाबा रामचरितमानस को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पैरवी कर रहा है, कोई बाबा गाय का गोबर खिला रहा है। जिस मनुस्मृति से वर्ण व्यवस्था के बीज गहराई तक रोपे, उसको संविधान से ऊपर बताने वाले मूढ़ भी विद्वान बने हुए बैठे हैं। फुले ने समानता के सिद्धांत की पैरवी की, लेकिन आज अधिकांश उच्च पदों पर जिनका कब्जा है, आप सब जानते हैं वह कैसे अंधविश्वास फैला रहे हैं। वह भी जानते हैं, लेकिन ओबीसी व एससी के कुछ बंधु अब तेजी से अंधविश्वास फैलाने वालों की गोद में बैठते जा रहे हैं। ऐसे लोग महात्मा ज्योतिबा फुले, संत कबीर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे सुधारवादी महान पुरुषों की शिक्षाओं को भूलकर व्यक्तिगत हित साध रहे हैं। उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं जिन्होंने समाज में वर्ण व्यवस्था का बीज रोपा।
जिन्होंने असमानता की खाई गहरी की थी। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वे स्वजातीय बंधु हो, ओबीसी के हो, एससी के हो या किसी भी वर्ण के हो। सामाजिक समानता के लिए कुछ दिन पहले हमने एक सुझाव दिया था। सुझाव था कि अगले कुछ दशक के लिए आज की तमाम स्वर्ण जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में आरक्षण दे दिया जाए और जो आज की आरक्षित है उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। शेष सभी पदों को अनारक्षित कर दिया जाए। स्वर्ण जातियों की आबादी लगभग 15% होगी। 20% मान लीजिए, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करके 15% पद दे दिए जाए। शेष 85% पद आप आज के ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य आरक्षित जातियों को दे दिए। उन्हें आरक्षित की बजाय सामान्य कैटेगरी की तरह ट्रीट करें। 3-4 दशक में अपने आप सामाजिक बदलाव आ जाएगा। फिर धर्म व जाति के कॉलम खत्म कर देना, कहीं लिखना बंद कर देना। लेकिन समानता की बात करने वालों को ऐसे सुझाव चुभते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं वही श्रेष्ठ सुझाव है, कुछ और रास्ता तलाश किया जा सकता है। लेकिन अब समय आ गया है जब समानता कागजों में नहीं हो बल्कि दिल में भी हो। जिस दिन 85% सांसद, विधायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, IAS, IPS और हर सरकारी विभाग में 85% हिस्सेदारी वर्तमान आरक्षित वर्ग की हो जाएगी, उस दिन समानता अपने आप आ जाएगी। उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो स्थिति उलट है। 75% से अधिक बड़े पदों पर वही लोग काबिज हैं जिन्होंने चालाकी की व्यवस्था बनाई हुई है और जो आज भी चालाकी से समाज को अलग थलग कर रहे हैं। महात्मा फुले जैसे समाज सुधारकों ने समानता की जो परिकल्पना की थी वह जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन आज जातियों को उपजातियों में बांटने की होड़ है। दलितों में महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ों में अति पिछड़ा आदि बनाया जा रहा है। क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। सत्यशोधक समाज का सर्वोच्च उद्देश्य शोषित जातियों को एक करके शिक्षा दिलवाना था। लेकिन प्राइमरी स्तर पर सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय हो चुकी है। अमीरों के बच्चे जितनी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं उतना गरीब के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उतने अच्छे से गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। शूद्र और अति शूद्रों को वर्ण व्यवस्था वाले ब्राह्मण के चंगुल से निकालकर उनमें चेतना पैदा करनी थी। लेकिन सब पाखंडियों के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि हमारा मीडिया, हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे अखबार सारा दिन राशिफल दिखाते रहते हैं। दोस्तों, एक लेख में हमने पढ़ा है कि ज्योतिबा जानते थे जाति व्यवस्था के पावर स्ट्रक्चर में ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान मिला हुआ है। ज्योतिबा फुले ने इसी स्ट्रक्चर को चुनौती दी। उन्होंने सत्यशोधक समाज द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जो पाखंड फैलाने वाले ब्राह्मण को फायदा पहुंचाए। वैज्ञानिक चित्त और समानता के पक्षधर ब्राह्मण जाति के लोगों से उन्हें चिढ़ नहीं थी। उनके संगठन की बैठकों में किसी की भी जाति नहीं पूछी जाती थी। अगर कोई ब्राह्मण भी जाति का चोला छोड़कर और दूसरों से श्रेष्ठता का भाव छोड़कर मानव को समान मानकर उन मीटिंग में आता था तो उसे उतना ही आदर मिलता था जितना दूसरे साथियों को। फुले ने विवाह नाम की संस्था पर भी चोट की, जो विवाह का मौजूदा सिस्टम है, और शूद्रों के विवाह में ब्राह्मण की मौजूदगी खत्म करने की पैरवी की। सत्यशोधक समाज से जुड़े लोगों ने ब्राह्मणवादी चलन को अपने जीवन से निष्कासित किया। ज्योतिबा फुले ने वेदों को इस विचार के साथ पढ़ा कि कोई भी किताब उनके लिखे गए समय का परिणाम होती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो कल लिखा गया था वह आज भी प्रासंगिक हो, अनंत काल तक वह समावेशी और वैध बना रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। फुले ने वेदों को इसी दृष्टि से पढ़ा और उन्होंने तर्क की कसौटी पर कसकर सीधे सीधे कह दिया, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सीधे कह दिया कि वर्ण व्यवस्था बेकार है। वर्ण व्यवस्था पर चोट की। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को पाखंड व अंधविश्वास घोषित किया। दोस्तों, 28 नवंबर 1890 को यह सितारा हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनकी बताई शिक्षा पर अमल किया जाए तो आज भी पाखंड मुक्त, जाति मुक्त, समानता युक्त समाज बन सकता है। एक बात और कहनी थी, आपको हमसे असहमति का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको हमसे असहमत होने का अधिकार है। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन गाली मत दीजिए, असहमति व्यक्त कीजिए, गाली मत दीजिए, चोट मत पहुंचाइए किसी को। समाज में जिसका जो विचार है उसे कहने दीजिए। आपकी असहमति आपकी स्वतंत्रता है, हम उसका आदर करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।